हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल आपको बेसिक मैथ्स का मॉडल पेपर या सैंपल पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने 2025-26 के सेशन के लिए अपलोड किया है अपनी साइट पर। तो उसके 4 सेक्शंस हम सॉल्व कर चुके हैं और आज के वीडियो में मैं लास्ट सेक्शन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने जा रही हूँ। और ये आपको आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में भी हेल्प करने वाला है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन ई का सॉल्यूशन। और सेक्शन ई में हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं जो कि केस स्टडी होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। सुश्री शीला, इसमें एक स्टोरी मिलती है, आपको एक कहानी मिलती है जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है, उसको अपना किस चैप्टर से वो रिलेटेड है वो देखना है। बेसिकली आपका जो आता है वो एक तो एपी में से आता है, ये तो एपी में से आएगा, एक चैप्टर 9 में से आता है। तो देखते हैं किस किस चैप्टर में से ये दे रखे हैं। सुश्री शीला अपने घर के पास एक दुकान पर गई और पाया कि कांच के जार एक विशिष्ट पैटर्न में एक के ऊपर एक व्यवस्थित हैं। एक शॉप पर गई तो उन्हें वहां कांच के जार दिखाई दिए जो कि एक के ऊपर एक लगे हुए थे। अब देखो, जब भी कोई क्वेश्चन आपको न्यू पैटर्न पर मिले, सुनो मेरी बात ध्यान से। अब ये क्वेश्चन आपके लिए न्यू है, आपकी एनसीईआरटी से नहीं है तो आपने इसकी स्टेटमेंट को बड़े ध्यान से पढ़ना है। रीड स्टेटमेंट केयरफुली। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो एक ही बार में समझ आएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 बार में समझ आ जाएगी। बाकी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होता है, अच्छे से समझना होता है। तो किस तरह से जार लगे हुए देखते हैं। सबसे ऊपरी परत पर 3 जार हैं, ठीक है। अगली परत में 6 जार हैं। ऊपर से तीसरी परत में 9 जार है। ध्यान देना है, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बना के दिखाती हूँ जार। तो क्या ही बनाऊंगी, मैं जनरली बता देती हूँ कि ये फर्स्ट है, यहाँ 3 जार हैं। उससे अगली में 1 2 3 4 5 6 जार हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 जार हैं अगली में। क्लियर हो रहा है? पहले 3 जार हैं, 3 के बाद 6 हैं, 6 के बाद 9 है, और इसी तरह 8वीं परत तक जार हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये हो गई आपकी लेयर नंबर 1, पहली परत। ये सेकंड लेयर, ये आपकी थर्ड लेयर, और ऐसे ही फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, 8 लाइनें ऐसे बनी हुई हैं। क्लियर है? जल्दी से इसी स्टेटमेंट को एक बार पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी समझ सके। मिस शीला विजिटेड स्टोर नियर हर हाउस and found that the glass jars are arranged one above the other in a specific pattern। वही बात है, ये ग्लास जार हैं जो कि इस तरह से हमारे लगे हुए हैं। ऑन द टॉप लेयर सबसे ऊपर वाली शेल्फ पर 3 जार हैं। इन द नेक्स्ट लेयर देर आर 6 एंड अदर इन द थर्ड लेयर फ्रॉम द टॉप देर आर 9 jars and so on till 8th layer। on the basis of above situation answer the following questions। इस स्थिति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक समानांतर श्रेणी लिखिए जिसमें पद ऊपर से आरंभ करते हुए विभिन्न परतों में जार की संख्या को दर्शाते हैं, साथ ही सार्व अंतर भी ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो ये रफ काम चल रहा है हमारा, ये आपने कुछ नहीं करना था। इसमें 3 जार थे, यहाँ 6 थे, यहाँ 9 थे, तो आगे 12 15 18 और 3 7 21 और 3 8 24 तक। तो ये रफ है, सुन लेना मेरी बात ध्यान से। ऑल दिस इज रफ वर्क जो हमें अपने दिमाग में करना है या अपनी नोट क्वेश्चन पेपर पे कहीं रफ साइड पे करना है, ठीक है। तो यही चीज इंग्लिश मीडियम में देख लीजिए कि राइट एन एपी हुज टर्म्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स ऑन डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप, आल्सो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से अगर मैं आपका सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन का, तो फर्स्ट पार्ट में जो एपी बनेगी पहले वो लिख लो। एपी में 2 ही 4 टर्म्स लिखनी होती हैं, 15 एंड सो ऑन। और जो सार्वंतर है जिसे हम इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, उसे हम डी, तो डी हम सबको पता है क्या होता है, A2 माइनस A1। 6 में से 3 माइनस कर दो, 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इट वाज वेरी इजी। चलें सेकंड पे। चलिए सेकंड पार्ट पे आ जाइए। यदि इस पैटर्न को जारी रखा जाए
तो क्या 34 जार को एक ही परत में व्यवस्थित करना संभव है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इंग्लिश में और देख लीजिए, इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स इन ए लेयर इफ दिस पैटर्न इज कंटिन्यूड? जस्टिफाई योर आंसर। परत का मतलब क्या है कि एक ये पूरा स्लैब बना हुआ है जिसमें अलग अलग ऐसे शेल्व्स बनी हुई हैं। इन शेल्व्स में क्या 34 जार लगाए जा सकते हैं इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए? मतलब जैसे क्या है कि ये 3 है और ये 6 है, तो इन दोनों का जोड़ हो गया 9। 9 और 9 18, 18 और 12 30, तो 30 और 15 45। तो इस तरह से ये कह रहा है कि ऐसे क्या 34 जार लगाए जा सकते हैं। अब एक बात का ध्यान देना कि आप इसका आंसर हाँ या ना में तो लिखा होगे, बट ये कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, यानी आपने विद प्रूफ इसका जवाब देना है। तो विद प्रूफ आप जवाब कैसे दोगे? कहने का मतलब क्या है कि क्या कुछ लेयर में, क्या कुछ परतों में आने वाले जार की संख्या का जोड़ 34 हो सकता है? तो हमने मान लिया कि माना, अगर संभव हो, वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन हमने मान लिया कि माना n परतों में, ठीक है, परत ही यूज कर रहा है ना, हाँ बिल्कुल, n परतों में 34 जार आ सकते हैं या 34 जार व्यवस्थित हो सकते हैं। लेट इफ पॉसिबल 34 जार्स कैन बी अरेंज्ड इन एन लेयर्स, यानी कि एसएन होना चाहिए 34। एसएन का फॉर्मूला देखो, अगर ये कहता है कि जस्टिफाई, ये ऐसे ना कहता ना जस्टिफाई करो, तो हम आप पूरा ना करते, फिर तो हम यहीं से आइडिया ले लेते कि भैया यहाँ तक तो हो गए 9 और 6 15 और 3 18 और 12, यहाँ तक के जो जार हैं उनका जोड़ 30 हो गया, तो उसके बाद तो 15 ही जार आएंगे। तो 34 जार तो इस तरह से अरेंज नहीं किए जा सकते तीन में। भाई 3 ही जार ऊपर और 3 3 और बढ़ाते चले जाओ। लॉजिक समझ आ रहा है ना कि फर्स्ट लेयर में 3 जार हैं, फिर 3 और बढ़ा दिए, फिर 3 और बढ़ा दिए, तो ऐसे बढ़ा बढ़ा के क्या हम 34 जार अरेंज कर सकते हैं? तो वही चीज अब यहाँ देखनी है। तो ये हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 34। एन हमें पता नहीं, ये दो लेफ्ट में है, इसको यहाँ 34 से मल्टीप्लाई कर दो। 2a 2 तिया 6, n माइनस 1 डी भी 3 है, और ये जो दो लेफ्ट में था ये राइट में जाके 34 से गुना हो गया। यहाँ हो जाएगा 34 दूनी 68, n बाहर, अंदर ब्रैकेट खोल दो 3n माइनस 3 68, और ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 3n प्लस 3। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। इसके लिए आप डायरेक्ट डी निकालो। डी की वैल्यू होती है बी की 2 माइनस 4 ए सी, यानी कि 3 ए बी सी तो पता है ना आपको, ये ए, ये बी और ये सी। बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा 3 गुणा माइनस का 68, 3 तिया 9 जमा 4 तिया 12, और 12 आठे 96, 9 12 छिक 72 और 9 81, 816, और 9 आ गया 825। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो ये 825 आया है, तो इसका जो, जब तुम x की n की वैल्यू निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस डी का अंडर रूट बाई 2a आएगा। ठीक है, तो ये जो d का जो अंडर रूट है ये डेसिमल में आएगा। जो 825 है ये कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है। तो जो n की जो वैल्यू है वो -3 प्लस माइनस 825 का अंडर रूट बाय 6 आएगी, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं आएगी। n की हमारी जो वैल्यू है वो एक नेचुरल नंबर आनी चाहिए। इस क्वेश्चन को आप फैक्टराइजेशन से भी ट्राई कर सकते थे, लेकिन इसके कंप्लीट फैक्टर नहीं बन रहे हैं, फ्रैक्शन में बनेंगे। वही चीज मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि ये फ्रैक्शन में बनेगा तो n एक नेचुरल नंबर नहीं आएगा। आप इसको यहाँ यहीं पर छोड़ सकते हो, पूरा सॉल्यूशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ लिख सकते हो कि 825 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जब n की वैल्यू प्राकृत नहीं आ रही, ये सिंबल अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो इसकी जगह आप लिख सकते हो कि n का मान प्राकृत संख्या नहीं है। n का मान प्राकृत संख्या नहीं है क्योंकि 825 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है।
इंग्लिश में आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एन इज नॉट अ नेचुरल नंबर एज 825 इज नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो इसका मतलब हम जो हमें कहा गया है कि जो 34 जार हैं उन्हें एक हम लेयर में अरेंज कर सकते हैं, तो वह संभव नहीं है। अतः 34 जारों को एक परत में लगाना संभव नहीं है। अब आप देख लीजिए, ये बेसिक का पेपर है। कहीं कई बच्चों को ये वहम रहता है कि भैया बेसिक का पेपर जो है वो इजी है। इजी कुछ नहीं, तैयारी करोगे तो ऐसा ही आपको स्टैंडर्ड का पेपर मिलना है। ठीक है, अब आ जाइए इसी के तीसरे पार्ट पर। तीसरे पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। ये देख लीजिए, यदि किसी परत में पंक्तियों की संख्या n है। अभी हमारी इस पूरी परत में हमारी जो पंक्तियों की संख्या थी वो 8 थी और इसमें n है। इफ देयर आर n नंबर ऑफ रोज इन अ लेयर देन फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म ऑफ n, हेंस फाइंड S8। ये क्या कह रहा है कि यदि किसी परत में पंक्तियों की संख्या n है तो n के संदर्भ में जारों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, यानी Sn बताना है आपने। मोटी सी बात ये है। अब कई बच्चों को तो व्यंजक भी नहीं पता होगा, तो आपने सिर्फ Sn बताना है। तो Sn होगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हम सबको पता है कि a भी 3 है और d भी 3 है। तो इसको यहाँ पुट कर दो, n/2, यहाँ 3 रखोगे 6, कर चुके हैं हम इसे पहले, लेकिन इसने इस क्वेश्चन को जानबूझ के दोबारा डाला है। यहाँ पर पहले डालता, अगर ये वाला क्वेश्चन यहाँ डल जाता तो ये भी और छोटा हो जाता हमारा। तो ये अभी मैं कर चुकी हूँ, तो ये बनेगा 3n और 6 में से 3 गए 3। ठीक है, तो ये हमारा Sn का व्यंजक हमारा यहाँ पर बन जाता है, पहला पार्ट। अतः S8 ज्ञात कीजिए, फाइंड S8। तो अब आप S8 निकाल दो, 8/2, 3 इंटू 8 प्लस 3, 2 चौके 8, 4 बाहर आ गया, 8 3 जा 24 प्लस 3, तो S8 हो गया 4 गुणा 27 चौके 108 होता है। तो ये हमारा S8 आ जाएगा। S8 का मतलब जो ये 8 लेयर हमने यहाँ देखी थी ऊपर, यानी कि इन सब का जो सम है वो आ जाएगा। क्लियर हो गया? ये आपका बच्चे थर्ड पार्ट था। इस थर्ड पार्ट में आपको एक इंटरनल चॉइस और दी जाती है कि बी, दुकानदार ने प्रत्येक परत में 3 जार जोड़े, ऊपर से 5वीं परत में कितने जार हैं? ये ज्यादा आसान है। द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच लेयर। ठीक है, हाउ मैनी जार्स आर देयर इन 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से मैं आपको बताऊंगी। दो तरीके से क्या बताऊंगी कि जो ये भाषा मुझे समझ आ रही है, इसके अकॉर्डिंग अब ये क्या कह रहा है कि जो पहले हमारे पास जार थे वो इस तरह से थे, 3 6 9 12 15। अब ये कह रहा है कि दुकानदार ने प्रत्येक परत में 3 जार जोड़ दिए, यानी कि जो पहली भाषा था वो तो यही समझ में आ रही है कि पहली परत में 3 की जगह 6 हो गए, अब 9 हो गए, तो यहाँ 12 हो गए, तो यहाँ 15 हो गए, तो यहाँ 18 हो गए। तो 5वीं परत में कितने जार हो गए? 18। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप यहीं से देखो कि हर परत में 3-3 जार जोड़ता चला गया, यानी 3 के बाद ये, तो फिर 5वीं परत में कितने आ जाएंगे? 15। लेकिन इसका असली मतलब यही निकल रहा है कि दुकानदार क्या कर रहा है कि अब हर लेयर में यानी पहली लेयर में जहाँ 3 होते थे उसमें 3 और जोड़ दिए। तो अब जो नई एपी आपकी बन रही है, जो बी पार्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे होना चाहिए कि नई एपी हो गई 6 9 12 15 18 एंड सो ऑन। तो डायरेक्ट कर दो, 5वीं परत में कितने जार आएंगे? 18 जार आएंगे। आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, कोई एपी यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बच्चे क्वेश्चन नंबर 36। कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी डिस्कस कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। ये मैं अब आपको बता दूं कि ये है आपका चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति से, जो मुझे नजर आ रहा है। क्या कहता है? एक कक्षा में बैठने की व्यवस्था नीचे दिए गए चित्र में दिखाई गई है। शिक्षक की स्थिति के निर्देशांक 0 0 हैं
और कक्षा के ऊपरी बाएं कोने में एक छात्र के निर्देशांक -4 1 है। ये जो पूरा अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ तो टीचर बैठा है, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। समझ गए ना? ये पूरी लाइन एक्स एक्सिस, ये पूरी लाइन वाई एक्सिस। तो नीचे सारा नेगेटिव में ज्यादा चल रहा है। 3 छात्रों ए, बी, सी की स्थिति चित्र में दिखाई गई है। इसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। सेम डायग्राम है, फटाफट मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। सीटिंग अरेंजमेंट इन अ क्लासरूम इज शोन इन द फिगर हियर। ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टीचर पोजीशन आर 0 0 एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टूडेंट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द क्लास आर। एक इस बच्चे के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, ए ये रहे -4 -1, और ये टीचर के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0। इज इट ओके? और 3 बच्चे और दिख रहे हैं, ए बी सी। ठीक है। ए बी सी को अगर मैं मार्क करूं तो ये ए है और ये बी है और ये आपका सी है। तो इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमने क्वेश्चंस के आंसर देने। पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक लिखे जहां ए बैठा है और ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करें। पहले तो आपने ए के निर्देशांक बताने हैं, तो इसका पहला पार्ट ले लो, फाइंड द देखो 2 पार्ट है क्या ये इसमें? हाँ, 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 देखो ये केवल पहला पार्ट है। ठीक है, ये केवल पहला पार्ट है, यहाँ 2 है ये। ठीक है, तो ए के निर्देशांक क्या है? तो ए तो यहाँ बैठा हुआ है, तो इधर तो हो गया 2 और इधर नीचे हो गया -1, तो ए के निर्देशांक हो गए 2 और -1। दूसरा पॉइंट है, ए और बी के बीच की दूरी, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब बी ढूंढो कहाँ है। अब बी ये है, तो पहले मैं बी के निर्देशांक लिख दूं, क्या है बी? देखो यहाँ है, एक्स की तरफ जाओगे तो ये तो -2 है और वाई की तरफ आओगे तो -3 है, यानी कि -2 और -3। तो बी के निर्देशांक है -2 और -3, और ए बी निकाल दो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। तो -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस माइनस +1 के होल स्क्वायर का अंडर रूट। मैंने क्या किया, समझ आया कि नहीं आया आपको? भाई मैंने ये किया x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर का अंडर रूट। इज इट ओके? आप चाहें तो आप पहले इस चीज को यहाँ कर लीजिए और इस चीज को अपना पहले ऊपर लिख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, बाद में आप इसको भी लिख सकते हैं। क्लियर है कि भाई ए बी क्या हो गया, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने x1 y1 ले लिया। इसके ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, वहां इतनी डिटेल में नहीं करना, एक एक दो दो नंबर के हैं ये। ठीक है ना? तो -2 ये हो गया, -3 माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस का 1 आ जाएगा, ये -4 का स्क्वायर और 3 में से एक गया 2 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 20। 20 कंप्लीट स्क्वायर टर्म नहीं है तो इसको लिख दो 4 5 जा 20, 4 का अंडर रूट 2 हो जाएगा, ए बी के बीच की डिस्टेंस 2√5 आ जाएगी। ये दूसरे पार्ट का आंसर है और ये जो यहाँ था ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर था। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 3 जिसमें इंटरनल चॉइस भी है। छात्र डी एक बिंदु पर खड़ा है जो बी और सी का मध्य बिंदु है, तो डी के निर्देशांक बताओ। डी इसने कहीं नहीं दिखाया, इसने डी को क्या कहा कि बी और सी का मध्य बिंदु। स्टूडेंट डी स्टैंड्स एट अ पॉइंट व्हिच इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग बी एंड सी, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। तो यहाँ ना आप एक स्ट्रेट लाइन बना लो, यहाँ लिखो बी, यहाँ लिखो सी। बी के कोऑर्डिनेट्स हमने अभी लिखे हैं ऊपर, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 -3। अब आ जाओ सी पे, सी है 3 1 2 3 4 -4, तो सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 3, -4। क्लियर है? फिर देख लो बी के कोऑर्डिनेट्स है -2 1 2 3 -3, सी के कोऑर्डिनेट्स है 3 1 2 3 4 -4। इनका जो मिड पॉइंट है डी है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स अब मैं डायरेक्ट निकाल दूं कि x1 प्लस x2 बाय 2 y1 प्लस y2 बाय 2। ये 7th चैप्टर आपका। तो x1 हो गया -2 प्लस 3 बाय 2 -3 -4 बाय 2। तीन में से 2 गया 1, 1 बाय 2 और -7 बाय 2। ये डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो कि बी और सी का मिड पॉइंट है। और इसी में आपको एक इंटरनल चॉइस दी गई है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो ए और सी को एक अनुपात 2 में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच डिवाइड्स ए टू सी
इन द रेशो 1:2। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, बट मुझे तो आपको ये समझाना पड़ेगा ना, इंटरनल चॉइस वाला पार्ट, तो मैं तो आपको समझाऊंगी, लेकिन आपको जो इजी लगे वो आप करके आना। ए और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को, ए के कोऑर्डिनेट्स तो अभी हमें यहाँ ऑलरेडी गिवन है, -4 -1, और भाई ये हो गया सी, और सी के कोऑर्डिनेट्स अभी हमने देखे हैं 3 और -4, 3 और -4, और इनको ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पॉइंट का नाम तो इन्होंने नहीं दिया, तो मैं ई ले लेती हूँ, और ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है, इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2, इसको m1 और इसको m2, और ई के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं xy लेती हूँ, तो सेक्शन फॉर्मूला, क्या कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला को इंग्लिश में, विभाजन सूत्र, हिंदी में विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र को आप यूज करेंगे तो जो x की वैल्यू है वो होती है m1 x2 प्लस m2 x1। देखो तीन ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में और तीनों यहाँ आ गए हैं, बाय m1 प्लस m2। एक दूरी सूत्र है, एक मध्य बिंदु सूत्र है, एक विभाजन सूत्र है, तीनों आ गए हैं यहाँ। तो वैल्यू पुट कर दो भाई। अब ये 1 को 3 से करेंगे और 2 को -4 से, और इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे, ये आ जाएगा 1 × 3 प्लस 2 × -4 बाय 1 + 2, तो x की वैल्यू आएगी 3, 4 दूनी 8/3, ये आ गया -5/3, और y की वैल्यू आएगी m1 y2। देखो आप पेपर में चाहो तो भाई इसको थोड़ा और छोटा कर सकते हो, मैं तो आपको समझाने के लिए, रिवीजन के लिए पूरा डिटेल बताऊंगी। 1 को -4 से और 2 को -1 से, क्लियर है। 1 को -4 से और 2 को -1 से बाय 1 + 2, क्लियर हो रहा है। थोड़ा ध्यान से कर लिया करो, और एक बार करने के बाद हल्का सा फटाफट रिवाइज भी कर लिया करो। -4 -2/3 -6/3, 6 से 6 3 से कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो जो ई के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये आ रहे हैं -5/3 एंड माइनस, ठीक है, जो ए को और सी को ज्वाइन करने वाली लाइन को 1:2 में डिवाइड करता है। और अब जल्दी से देखेंगे इसी सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है, मैंने पहले भी शायद बता दिया था कि चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 5, 2 छोड़कर 7 और 2 छोड़कर 9, इन तीनों में से आपके केस स्टडी क्वेश्चन हमारे पूछे जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। एक शाम मोहन एक पार्क में था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, 80 मीटर ऊंचे एक पेड़ पर पक्षी चहचहा रहे थे। उसने पेड़ पर 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक पक्षी को देखा। ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई के पेपर्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये यहाँ पर जो है एक बर्ड बैठा हुआ है, उसने पेड़ पर 45 डिग्री के कोण पर, तो ये यहाँ वो बच्चा है और ये 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बना हुआ है, और यहाँ एक बर्ड बैठा हुआ है ए पर, ठीक है। आगे देखेंगे, जब एक छक्का मारा गया तो एक गेंद पेड़ की ओर गई, जिससे पक्षी डर कर उड़ गया। 10 सेकंड में उसने देखा कि पक्षी 30 डिग्री के कोण पर समान ऊंचाई पर उड़ रहा है और गेंद 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर समान ऊंचाई पर उसकी ओर आ रही है। क्या कहानी है, यहाँ एक बर्ड बैठा था, बच्चा यहाँ था, बच्चे ने उस बर्ड को देखा तो ये एंगल 45 डिग्री का बन रहा था। बच्चे ने यहाँ पर बॉल हिट की तो बर्ड डर गया और सीधा उड़कर ऐसे जाने लगा। जब बच्चे ने देखा तो बर्ड यहाँ डी पर पहुंच चुका था और उस बर्ड का जो एंगल है वो घट के 30 डिग्री हो चुका था। लेकिन इस पेड़ से जैसे ही बॉल टकराई तो बॉल टकराकर वापिस आई और बॉल यहाँ है जो कि अब 60 डिग्री के एंगल पर है। डायग्राम आपके सामने बना हुआ है, इतनी डिटेल में आपने जाना नहीं है, लेकिन ये पक्षी वक्षी को आपको पता होना चाहिए कि पक्षी कहाँ है क्या है, तो वो भी लिखा हुआ, ये बर्ड है। 3 तरह के यहाँ ट्रायंगल बनेंगे, एक ट्रायंगल ये बनेगा जिसमें 45 डिग्री का कोण है, फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, फिर एक ट्रायंगल ये बनेगा जिसमें 60 डिग्री का एंगल है। ये मेन कहानी है जो आपने समझनी है। और ये भी देखना है कि 2 सेकंड, तो यहाँ से यहाँ तक आने में बर्ड ने लगाए हैं भैया 2 सेकंड।
ये बात भी नोट करनी है। चलें आगे। उपरोक्त जानकारी के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। सेम स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मैं बता दूं कि एक बर्ड यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ से ये एंगल 60 डिग्री का था, यहाँ एक बॉल हिट हुई तो बर्ड उड़ता हुआ 2 सेकंड के बाद यहाँ पहुंच गया डी पॉइंट पर, जब एंगल 30 हो गया। जबकि बॉल ट्री से टकरा के वापस गई तो बॉल का एंगल 60 डिग्री हो गया। ये पूरी हाइट 80 मीटर है ट्री की। क्लियर हो रहा है? ये ग्राउंड लेवल है। एक एक चीज डायग्राम में बिल्कुल क्लियर बताई गई है। हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपको यहाँ लिख दूं कि ये सीबीएसई से हैं ये क्वेश्चन, तो इसी लेवल के आपके पेपर में अब आने वाले हैं क्वेश्चन। वह पेड़ के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर पेड़ पर बैठे पक्षी को देख रहा था। वह कौन? वो बच्चा कौन है? मोहन। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं एक बार। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ ट्री वाज ही ऑब्जर्विंग द बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। अब ये ध्यान देना कि ये था ट्री ना, सॉरी ये था ट्री, ये ट्री है, ये लिखा हुआ, ये तो ट्री है और सी पे मोहन बैठा हुआ है, तो ये डिस्टेंस कितनी है। यानी कि पहले पार्ट में हमने बीसी बताना है कि कितना है। इज इट ओके? कहानी समझ में आ गई? पहले पार्ट में क्या कह रहा है कि पेड़ के पाद बिंदु से फ्रॉम द फुट पॉइंट, ये ट्री है, ये ट्री का फुट पॉइंट है, तो वो कहाँ बैठ कर देख रहा है, तो वो तो सी पे बैठ के देख रहा है। तो यहाँ आपको कौन सा ट्रायंगल चाहिए उसको हाईलाइट कर लो। ये और ये। अब बिल्कुल सिंपल है। ये एंगल कितने डिग्री का है? ये एंगल है बच्चे 45 डिग्री का, और ट्री हमें पता है। क्वेश्चन हमारा हो गया। इन हिंदी में लिख दूंगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेंगे हम? ये लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में इन द ट्राइंगल ए बी सी एंगल 45 डिग्री है। फिर समझो कि हमें परपेंडिकुलर पता है और बेस निकालना है, तो हम क्या यूज करेंगे? टेंजेंट सी बराबर है परपेंडिकुलर का मतलब लंब बटे आधार, और लंब है हमारा ए बी और आधार है हमारा बी सी। एंगल सी है 45 डिग्री, ए बी हमारा 80 मीटर है, बी सी हमने निकालना है। ये हो गया टेंजेंट 45 एक होता है, बीसी को इधर ले जाओ तो बीसी की वैल्यू आ गई 80 मीटर। यानी वो बच्चा पेड़ के फुट पॉइंट से 80 मीटर की डिस्टेंस पर बैठकर उस बर्ड को देख रहा था। हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। पक्षी ने बताए गए समय में कितनी दूरी तक उड़ान भरी? 2 सेकंड में। अब मेरी बात सुनो, पक्षी तो भैया यहाँ बैठा था और थोड़ी देर के बाद उड़कर यहाँ चला गया, यानी एडी बताना है। अब एडी तो कैसे बताएं? एडी के लिए तो ट्रायंगल देखना पड़ेगा। अगर मैं बीई बता दूं तो जितना बीई है उतना एडी है। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? इसके लिए एक ट्रायंगल और बनाएंगे। अब हम देखो, ये तो ले लिया डीई और ये ले लिया सीई और ये ले लिया सीडी। ठीक है, थोड़ा सा पेन को मैंने निब का साइज थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि आपको जो ट्रायंगल है वो अच्छे से दिख जाए। दिखा? अब ये वाला ट्रायंगल आपको दिखा? इस ट्रायंगल में ये जो बीसी है, ये तो हमें पता है कि 80 है और हमें बीई निकालना है। बीई को मैं एक्स मान लेती हूँ। और अब ले लो आप त्रिभुज डी ई सी। ठीक है, त्रिभुज डी ई सी में जो ये वाला एंगल है बच्चे, जो ये वाला है, ये अब 30 डिग्री रह गया है। दिख रहा है ना? जो ये वाला एंगल है ये 30 डिग्री रह गया है। तो फिर से वही चीज आ जाएगी टेंजेंट सी। फिर से वही सी आप कहोगे सी, सी की जगह आप ले लो टेंजेंट डी सीई, टेंजेंट ऑफ एंगल डीसीई। तो ये हो जाएगा वही परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया डीई, बेस हो गया सीई, और ये एंगल हो गया 30 डिग्री डीई। डीई तो यही है, पेड़ की हाइट कितना हो गया 80। सीई, सीई पे ध्यान देना, सीई ये पूरा है, ये हो गया 80 प्लस एक्स। टेंजेंट 30 होता है 1/√3, 80/80 जमा एक्स।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 80 प्लस एक्स इज इक्वल टू 80√3। एक्स को यहीं रखो, 80 को राइट में ले जाओ, एक्स को यहीं रखो, 80 को कॉमन ले दो, √3 माइनस 1 मीटर। इतनी डिस्टेंस, ये एक बार हम इसको दोबारा ले लेते हैं, इतने मीटर, यानी कि 2 सेकंड में जो बर्ड है उसने ये डिस्टेंस कवर की थी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट में ही। सेकंड पार्ट में ही अथवा दे रखा है, सेकंड पार्ट में ही इन्होंने चॉइस दे दी। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है भैया, कहीं पर भी चॉइस दे दो, ठीक है ना। सेकंड बी पार्ट कर दिया। पेड़ से टकराने के बाद जब मोहन ने गेंद को देखा तो गेंद आसमान में कितनी दूर तक चली गई थी। ये पेड़ था, गेंद टकराकर यहाँ वापिस आई थी, ठीक है। तो पेड़ से टकराने के बाद जब मोहन ने गेंद को देखा तो आसमान में कितनी दूर तक चली गई थी, यानी कि यहाँ, क्योंकि यहाँ तो वही 80 मीटर है। अगर कई बार स्टेटमेंट समझ में ना आए पर इंग्लिश में भी समझ आना जरूरी है, तो इंग्लिश में देख सकते हो। आफ्टर हिटिंग द ट्री, हाउ फार डिड द बॉल ट्रेवल इन द स्काई व्हेन मोहन सा द बॉल। क्लियर है? तो मोहन ने तो बॉल को यहाँ देखा तो आसमान में कितनी दूर बॉल जा चुकी थी। अगर हम जमीन से हाइट लें तो 80 है, लेकिन बॉल की आसमान में हाइट ये देखनी है, यानी हमने यहाँ CF बताना है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है मेरी बात? तो CF के लिए हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, CGF, त्रिभुज CGF में। और ये जो एंगल है हमारा, जो CGF वाला एंगल है, ये देखो, इसको मैं अगर इससे करती हूँ ओवर ना हो जाए, ये पूरा सबसे बड़ा एंगल है 60 डिग्री का। तीनों पार्ट्स में मैंने आपको दिखा दिया है। ये जो ब्लू कलर में है ये अपना 45 डिग्री का है, और ये जो अपना रेड कलर में था, मैरून कलर में था, ये अपना 30 का था, ठीक है ना। तो अब हमारा एंगल है यहाँ पर 60 डिग्री का, तो हम यहाँ डायरेक्ट करेंगे, टेंजेंट नहीं लेंगे भाई। अब एक बात पे और विचार करना कि मुझे ये हाइट पता है 80 है और मुझे ये निकालना है, ये तो परपेंडिकुलर मुझे पता है, मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो मैं क्या यूज करूंगी, मैं यूज करूंगी साइन। तो साइन 60 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि FG बटे CF। साइन 60 होता है √3/2, FG 80 है, और CF यानी गेंद आसमान में कितनी दूर गई वो मुझे निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3CF बराबर है 80 दूनी 160, तो CF हो जाएगा 160/√3। हमेशा कोशिश करें कि डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर ही आए। ये हो जाएगा 160√3/3 मीटर। इतनी दूरी पर गेंद आसमान में चली गई थी। क्लियर है? और अब जल्दी से आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट पर। यदि पक्षी 20 मीटर उड़ गया था तो मीटर प्रति मिनट में पक्षी की गति क्या है? व्हाट इज द स्पीड ऑफ बर्ड इन मीटर पर मिनट इफ ही हैड फ्लोन 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अब ये देखो, अब ये गड़बड़ है। हिंदी में 20 मीटर लिखा हुआ है, इंग्लिश में 20√3 प्लस 1 मीटर लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई क्वेश्चन में ऐसे मिस प्रिंट होता है तो इंग्लिश मीडियम वाली स्टेटमेंट को कंसीडर किया जाता है। क्लियर है? तो अब क्या, पक्षी कहाँ गया, मुझे मुझे बता कितनी दूर गया पक्षी, कहाँ से कहाँ गया, ये आपको क्लियर है ना। जो पक्षी है वो A से उड़कर D तक गया। कितना गया, कितनी देर में गया, कितनी देर में गया, 2 सेकंड में गया, ठीक है। अब कहता है कि अगर पक्षी 2 सेकंड में इतने मीटर गया होता तो उसकी स्पीड मीटर पर मिनट क्या थी। तो स्पीड निकालनी है, तो हमें दूरी कितनी दे रखी है, दूरी हमें दे रखी है 20 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। अपना आंसर क्या आया था, अपना तो आया था ये जो इसने क्वेश्चन भी तो पूछा था ना फर्स्ट पार्ट में, कि देखो ये रहा, हाउ फार डिड द बर्ड फ्लाई। तो हमारा तो जो आया था वो 80 मीटर आया था, ठीक है। लेकिन अब इसने कहा कि अगर बर्ड ने इतनी डिस्टेंस कवर की होती कितनी देर में, समय 2 सेकंड,
ठीक है? अब ये हो गई डिस्टेंस, ये हो गया टाइम और हमें स्पीड निकालनी है मीटर पर मिनट में, तो पहले सेकंड के ही मिनट बना लो ना। अब एक बात का ध्यान रखना, ये आधे बच्चों को पता ही नहीं होता है, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स। 1 सेकंड के मिनट बनाने हो तो 60 से डिवाइड कर दो, तो 2/60 यानी कि 1/30 मिनट। अब हमें गति यानी कि स्पीड बतानी है और स्पीड क्या होती है हमारी? स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है? दूरी बटे समय। तो डिस्टेंस है हमारी बेटा 20 इंटू रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय 1/30। तो 30 ऊपर चला जाएगा, 30 इंटू 20 इंटू रूट थ्री प्लस वन यानी 600 इंटू रूट थ्री प्लस वन मीटर पर मिनट, ये स्पीड है। हिंदी मीडियम में है वो जो है वहां पर 20 दे रखा है, तो उससे अगर आप कराते हो कि इसी को मैं और करके यहाँ करा दूं कि डिस्टेंस है 20 मीटर और टाइम उसने लिया है 2 सेकंड का, 2 सेकंड का मतलब हो गया 1/30 मिनट, तो स्पीड क्या हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 1/30। इसको उल्टा कर लो तो 20 × 30 यानी कि 600 मीटर पर मिनट। दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया है। आप हिंदी वाले को भी चैलेंज कर सकते हैं, मतलब आपको अगर हिंदी मीडियम का पेपर आप दे रहे हो और आप इससे करके आ रहे हो तो आप इसके लिए भाई आपको नंबर जरूर मिलेगा। अगर ऐसी कोई मिस प्रिंटिंग है तो करके जरूर आना है, क्वेश्चन को आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ये था कंप्लीट बेसिक मैथ्स का मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जो कि ये यहाँ सीबीएसई मत पढ़ना, ये क्वेश्चन सीबीएसई से है। ये हमें एचबीएससी ने इशू किया है मार्च 2026 की प्रिपरेशन के लिए और आपकी प्री बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।